Let's move on to Bitcoin, shall we? That's a virtual currency. We're going to talk about the cyber threat now. And who's ever heard of the Bitcoin? मॉल खुला है CoinDCX Go ऐप, इससे आप बिटकॉइन बाय और सेल कर सकते हो। Wait a minute. निक भाई क्या कर रहे हो या कैसे एडवर्टाइज कर रहे हो? क्लियरली दिख रहा है बिटकॉइन घाटे पे चल रहा है, फिर भी आप बेच रहे हो। हेलो जी, हेलो, मेरा नाम है संजय और हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं बिटकॉइन के बारे में। आई नो ऑलरेडी पहले से बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, पर ये वीडियो एकदम ही सिंपल रखने वाला हूँ मैं, और वीडियो के एंड पे एक अपनी पर्सपेक्टिव देने वाला हूँ कि आपको क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बहुत पहले की ट्रांजैक्शंस आपस में सामान एक्सचेंज करके पूरा किया जाता था। इस सिस्टम को आज हम बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब इस सिस्टम की मेजर प्रॉब्लम ये थी द कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मतलब कि ये ज़रूरी नहीं कि आपको जो चीज़ किसी और चीज़ से एक्सचेंज करवानी हो, उन्हें भी वही सेम चीज़ चाहिए हो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया पैसे ने बाय बिकमिंग अ मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन। तो अब सवाल ये आता है कि ये कागज़ के टुकड़े की वैल्यू डिसाइड कैसे होती है। पहले के टाइम में क्या होता था कि एक देश का जो गोल्ड रिजर्व है उससे ये कैलकुलेट किया जाता था कि एक यूनिट करेंसी की वैल्यू असल में होनी कितनी चाहिए। लेकिन 1971 के बाद फिएट करेंसी की कॉन्सेप्ट आई जो गोल्ड को गवर्नमेंट से रिप्लेस करता है। मतलब कि अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इस कागज़ के टुकड़े की वैल्यू असल में होनी कितनी चाहिए, और हम एज अ सिटीज़न गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट ने जो इस कागज़ को वैल्यू दिया है वो वैलिडेटेड है। ये फिएट करेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत भी फॉलो करता है। तो भारत का जो करेंसी है वो एक तरीके से फिएट करेंसी ही है। इस सिस्टम के थ्रू हमारे गवर्नमेंट को और सेंट्रल बैंक्स को एक अच्छी पकड़ मिलती है करेंसी पे, जिसकी मदद से कोई भी डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक टाइम्स में गवर्नमेंट अच्छे से चीज़ें रेगुलेट कर सकती है। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए, अगर गवर्नमेंट करेंसी को मिसमैनेज करती है तो इवेंचुअली आवर करेंसी कैन कोलैप्स एंड दिस पेपर विल लूज इट्स वैल्यू। तो जैसा कि मैंने बोला कि अगर गवर्नमेंट करेंसी को मिसमैनेज करती है तो इट विल इवेंचुअली लीड टू करेंसी गेटिंग कोलैप्स्ड, एंड ऐसा हुआ भी। 2008 का जो रिसेशन था अमेरिका में, इसी का नतीजा था। The stock market is now down 21%. Because we're now down 43%. What in the world is happening on Wall Street? From the big CEOs to common people like us, everyone suffered heavily. तो अब जाहिर सी बात है, लोगों का जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट पे वो अब उठने लगा था। और उसी बीच एक पेपर सामने आता है जिसके राइटर के बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं पता सिवाय नाम के, सतोशी नाकामोटो। ये 9 पन्ने का रिसर्च पेपर एक ब्लूप्रिंट था बिटकॉइन के बारे में कि ये कैसे काम करता है और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ये रिसर्च पेपर एक ऐसा आइडिया प्रेजेंट करता है कि अब कोई भी किसी के साथ भी ट्रांजैक्शन कर सकता है बिना किसी बड़े इंस्टीट्यूट के मदद से, जिसे हम बैंक बुलाते हैं। बिटकॉइन आया था एज अ डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो गवर्नमेंट या फिर कोई बड़ी इंस्टीट्यूट सेट नहीं कर सकती है। पहले हम समझते हैं बैंक कैसे काम करता है। हमें इतना तो पता ही होगा कि बैंक हमारी सारी ट्रांजैक्शंस हैंडल करती है। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे 500 रुपये मेरे दोस्त भीड़े को भेजना है, तो बैंक यहाँ पे 3 चीज़ें करेंगी। पहला, ये वैलिडेट करेगी कि जो रिक्वेस्ट आ रहा है वो एक्चुअल मेरे से ही आ रहा है। दूसरी, कि मेरे अकाउंट में 500 रुपये अवेलेबल है भी कि नहीं। तीसरी ये कि ये जो ट्रांजैक्शन अभी हुआ उसका एक रिकॉर्ड ये मेंटेन करेगी, जिसे हम लेजर बुलाते हैं। ये जो लेजर है इसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी बैंक्स की होती है। बिटकॉइन नेटवर्क में यही जिम्मेदारी कंप्यूटर्स को दी जाती है। ये लेजर पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इस नेटवर्क के कंप्यूटर्स को, और इस नेटवर्क से कोई भी सिंपली जुड़ सकता है बस बिटकॉइन कोर नामक सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके। जब कोई ट्रांजैक्शन के लिए रिक्वेस्ट आता है
तो उस नेटवर्क में जुड़े जितने भी कंप्यूटर्स हैं इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने में जुड़ जाते हैं बाय सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स। तो जब कोई कंप्यूटर सबसे पहले ये ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर पाता है उसे रिवॉर्ड में कुछ बिटकॉइंस दिया जाता है जिसे हम बिटकॉइन माइनिंग बुलाते हैं। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन वेरीफाई होता है और उस नेटवर्क में जुड़े बाकी कंप्यूटर से भी कंसेंट मिल जाता है तो वो ट्रांजैक्शन परमानेंटली वो पब्लिक लेजर में स्टोर हो जाता है। लेकिन इस नेटवर्क में जुड़ा हुआ कोई कंप्यूटर कोई इनवैलिड ट्रांजैक्शन को वैलिड दिखाने की कोशिश कर रहा है तो बाकी जो कंप्यूटर्स है उस नेटवर्क में उनसे कंसेंट नहीं मिलेगा और ये जो ट्रांजैक्शन है उस लेजर में ऐड नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए जो कंप्यूटर्स की हमने बात की नेटवर्क्स में वो कंप्यूटर्स नहीं इंसान है और हर एक व्यक्ति किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। सबको पता है कि किसके पास कितने पैसे हैं। तो मान लीजिए अगर आप किसी को पैसे देते हैं कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो सबको पता चल जाएगा कि किसने किसको कितने पैसे दिए हैं और वो पैसे जो दिए हैं वो एक वैलिड ट्रांजैक्शन है कि नहीं। तो अगर आपको कोई फेक ट्रांजैक्शन शो करना है तो आपको आधे से ज़्यादा लोगों के ऊपर काबू पाना होगा जो कि इम्प्रैक्टिकल है। इसीलिए आप इस नेटवर्क में फेक ट्रांजैक्शंस कर नहीं पाओगे। हर एक लेजर 2 MB तक का डाटा स्टोर कर सकता है और हर एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए करीब 300 बाइट डेटा की ज़रूरत पड़ती है। तो एक लेजर करीब 2000 तक की ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रख सकता है। तो एक बार जब ये लेजर फुल हो जाता है एक नया लेजर बनता है और इसके पिछले लेजर के साथ इसे लिंक कर दिया जाता है थ्रू हैश कोड। इस लिंक के थ्रू जो चेन तैयार होती है उसे हम ब्लॉकचेन बुलाते हैं। तो अगर कोई हैकर इनमें से कोई भी ब्लॉक को छेड़ने की कोशिश करता है तो बाकी के जो सामने की जो ब्लॉक्स हैं वो भी नल एंड वॉइड हो जाती हैं। तो सिस्टम को ऑटोमेटिकली पता चल लग जाता है कि कौन से ब्लॉक में छेड़खानी की गई है और क्या चीज़ में छेड़खानी की गई है। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इस चीज़ को फ्लैग कर देती है और जो हैक है उसको डिसआर्म कर देती है। तो अगर आप इस नेटवर्क से जुड़ते हैं तो आपकी कोई भी पब्लिक आइडेंटिटी ये नेटवर्क नहीं मांगता है। इनफैक्ट आपको ये 2 कीज दी जाती है, एक प्राइवेट होती है एक पब्लिक की होती है। प्राइवेट की आपका एक डिजिटल सिग्नेचर होता है और पब्लिक की के मदद से बाकी लोग आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है उसे वेरीफाई कर पाते हैं बिना आपके प्राइवेट की को देखे। लेट्स रिकैप। आप एक फ्री सॉफ्टवेयर बिटकॉइन कोर इंस्टॉल करते हैं जिससे आपका कंप्यूटर बिटकॉइन नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है। आपसे कोई भी पब्लिक आइडेंटिटी नहीं मांगी जाती है। इंस्टेड आपको पब्लिक और प्राइवेट की दी जाती है जिससे नेटवर्क आपको वेरीफाई कर पाए। जब कोई ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट करता है तो नेटवर्क में कंप्यूटर्स इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं बाय सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम। जो सबसे पहले सॉल्व कर पाता है उससे कुछ बिटकॉइंस रिवॉर्ड के तौर पे मिलता है जिसे हम बिटकॉइन माइनिंग बोलते हैं। ट्रांजैक्शन के लिए जब सारे कंप्यूटर अपने कंसेंट दे देते हैं तो वो ट्रांजैक्शन परमानेंटली लेजर में स्टोर हो जाती है। हर एक लेजर करीब 2000 ट्रांजैक्शन स्टोर करता है और एक लेजर फुल होने पे एक और नया लेजर क्रिएट होता है जो पिछले वाले लेजर के साथ लिंक की जाती है हैश कोड की मदद से। इसे हम ब्लॉकचेन बोलते हैं। ये ब्लॉक्स या लेजर पब्लिकली अवेलेबल होते हैं और कोई भी इन्हें एक्सेस कर सकता है पर चेंज नहीं कर सकता। इसे मैनिपुलेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि ये कलेक्टिवली और ओपनली वर्क करता है। बिटकॉइन आया पब्लिकली 2009 में और 2010 तक इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं थी। फिर लाजो नामक एक व्यक्ति ने मजाक में पोस्ट किया कि मैं 10,000 बिटकॉइन देकर 2 पिज्जा खरीदना चाहता हूँ और जस्ट 2 दिन के बाद वो एक अपडेट पोस्ट डालता है कि मैंने सक्सेसफुली 10,000 कॉइन के थ्रू 25 रुपए का 2 लार्ज पिज्जा एक्सचेंज कर लिया है। एंड दिस बिकेम द फर्स्ट एवर ट्रांजैक्शन यूजिंग बिटकॉइन। 2011 तक एक बिटकॉइन की वैल्यू $1 पहुंच चुकी थी। एंड बाय दिस टाइम mt-gox जैसे प्लेटफॉर्म भी बन गए थे जहां आप बिटकॉइन को रेगुलर करेंसी के साथ एक्सचेंज कर सकते थे। साथ ही साथ बिटकॉइन जैसे सिमिलर क्रिप्टो करेंसीज डेवलप हो चुकी थी जिन्हें आज हम ऑल्ट कॉइन बुलाते हैं। 2013 तक एक बिटकॉइन की वैल्यू $1,000 पीक पहुंच चुकी थी। चूंकि बिटकॉइन कुछ हद तक आपके ट्रांजैक्शंस अनट्रेसेबल रखता है, इट वाज अ मैच मेड इन हेवन फॉर द क्रिमिनल्स यूजिंग डार्क वेब।
और कुछ ही साल बाद बिटकॉइन की सबसे पहली एक्सचेंज कंपनी एम्प्टी गॉक्स खुद को कोर्ट में दिवालिया घोषित कर दी। और चूंकि ये कंपनी वर्ल्ड की टोटल बिटकॉइन ट्रांजैक्शन में से 70% ये अकेले ही हैंडल करती थी, एक बिटकॉइन की प्राइस $1000 से घट के कुछ $100 पे आ गई। पर 2017 में बिटकॉइन की मानो सोने पे सुहागा सा हो गया, क्योंकि जापान ने बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को लीगल कर दिया था और मार्केट मानो जैसे पागल ही हो गया था बिटकॉइन के पीछे। कई कंपनियां जिन्होंने बिटकॉइन एक्सेप्ट की, उनकी स्टॉक्स 300 to 400% से बढ़ गई यार। तो 2017 के एंड तक एक बिटकॉइन की प्राइस $20,000 पीक पहुंच चुकी थी। लेकिन बोलते हैं ना, कभी कभी जितनी जल्दी और जितना ऊपर उड़ोगे उतने ही तेज नीचे गिरोगे, और बिटकॉइन के साथ भी यही हुआ। कुछ ही दिनों में बिटकॉइन की प्राइस धड़ से नीचे गिरी। एक्सपर्ट्स की माने तो गवर्नमेंट का बिटकॉइन को बैन करना एक मेजर कारण था इस गिरावट का, और क्रिप्टो करेंसीज की प्राइस 80% तक नीचे गिर गई। लेकिन फिर भी एक बिटकॉइन की वैल्यू तब भी $3200 में थी। फिर महज 3 साल बाद 2021 अप्रैल तक एक बिटकॉइन की प्राइस 47 लाख रुपीस हो चुकी थी। कारण ये था कि कई बड़ी कंपनी अब बिटकॉइन एक्सेप्ट कर रही थी। इलॉन मस्क की कंपनी ने भी $1.5 बिलियन इन्वेस्ट किया था बिटकॉइन पे। $1.5 billion worth of his company's money in the cryptocurrency. Its price hit a record high on the news. One Bitcoin is now worth close to $43,000 It reached $44,000 earlier in the day. Musk's bet. फिर अब कुछ हफ्तों बाद ये प्राइस 47 लाख से गिर के 25 लाख बन गया। The point is, it's a very unstable asset. बिटकॉइन इनिशियली आया था एक अलग करेंसी बनने, बट अब ये बस एक लुक्रेटिव चीज बन गया है, सिमिलर टू पोकेमॉन कार्ड। इसलिए बिटकॉइन को बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफेट इसे फूल्स गोल्ड मानते हैं। If you and I buy various cryptocurrencies, they're not going to multiply. They're not going to be a bunch of rabbits. और अब तो इलॉन मस्क ने भी हाथ खड़े कर दिए बिटकॉइन पर से। तो अब बात करते हैं, आपको बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बिटकॉइन या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी, देखिए जैसे कि मैंने बोला, इट इज़ अ वेरी रिस्की एसेट, मतलब ये बहुत अनस्टेबल है। तो अगर आप पैसे लगाना चाहते भी हैं तो आप उतना पैसा लगाइए जितना आप गंवाएंगे तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। और प्लीज़ 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 किसी से उधार वगैरह लेके तो इसमें मत पैसा लगाइएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, ये एक रिस्की एसेट है। लोग इसका जो हाई ग्राफ है ना, फटाक से जैसे ऊपर जाता है वो देख लेते हैं, लेकिन ये देखना भूल जाते हैं कितनी तेजी से वो नीचे भी आ रहा है। प्लीज़ बेवकूफ़ मत बनिए, प्लीज़ स्टॉक मार्केट को सट्टे की तरह यूज़ मत कीजिए। बी स्मार्ट एंड प्ले सेफ। तो गाइस, वीडियो यहीं पे होता है ख़त्म। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा बिटकॉइन क्या होता है, कैसे काम करता है। ये बस एक सिंपलिस्टिक वीडियो थी, एकदम सिंपल में मैंने समझाया। अगर आपको इन डेप्थ वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिएगा। इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत और रिसर्च लगता है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और किसी को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और घंटा बजाना मत भूलिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।